हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, इसके बारे में आसान भाषा में विस्तृत जानकारी आज हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों की जानकारी होना हमें अत्यंत आवश्यक है, तो पहले थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है, तो आप बताइए कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन मैं कहता हूं कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। वो कैसे, आइए देखते हैं। मान लो हमारे पास एक समतलीय क्षेत्रफल है, ठीक है। इस समतलीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है a, परिमाण यानी कि है इसका a, और इसकी दिशा के लिए अगर हम लोग इस क्षेत्रफल के बाहर की ओर एक अभिलंब खींच दें, इस क्षेत्रफल के बाहर की ओर यदि हम अभिलंब खींच दें तो वो क्या बताएगी, क्षेत्रफल की दिशा बताएगी। क्या बताएगी, क्षेत्रफल की दिशा बताएगी। इस प्रकार क्षेत्रफल में परिमाण भी है और दिशा भी है। इस प्रकार क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो इसके अभिलंब की दिशा में यदि एक यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश n कैप है, तो a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण a, परिमाण क्या है a और इसकी दिशा n कैप, तो a वेक्टर को लिख सकते हैं a n कैप, ठीक है। तो जो तीर की दिशा है यह बताती है क्षेत्रफल की दिशा, और जो तीर की लंबाई है यह बताएगी क्षेत्रफल के परिमाण को। ये लंबाई ज्यादा होगी तो पता चलेगा क्षेत्रफल बड़ा है, ये लंबाई छोटी होगी तो पता चलेगा क्षेत्रफल छोटा है, ठीक है। आइए ये परिभाषा देख लेते हैं। किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश समझ में आया। आज के बाद क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं घन कोण। तो इससे पहले कि हम लोग घन कोण पढ़ें, आप लोग मुझे बताइए कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक समतलीय कोण और एक घन कोण। तो आप लोगों ने समतलीय कोण पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा लेकिन शॉर्ट में एक नॉलेज झलक देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा, जैसे मान लो ये एक चाप, ठीक है, तो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे क्या बोलते हैं, समतलीय कोण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, समतलीय कोण बोलते हैं। तो समतलीय कोण बराबर होता है, लिख लो, समतलीय कोण, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है ना। तो ये मान लो इसकी चाप है डेल एल, क्या है, चाप की लंबाई डेल एल है, और इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, समतलीय कोण को क्या लिख सकते हैं, चाप हो गया हमारा डेल एल और त्रिज्या हो गई हमारी आर, चाप बटे त्रिज्या। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, इसको किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। किसको मापते हैं, रेडियन में इसको मापते हैं, ठीक है। और आप बात करें विमा, तो इसकी विमा नहीं होती है, क्योंकि लंबाई की विमा एल और त्रिज्या की विमा भी एल, तो एल और एल कट जाएंगे, तो इसकी विमा नहीं होती है। मात्रक होता है रेडियन। ये होता है हमारा समतलीय कोण। किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे क्या बोलते हैं, समतलीय कोण बोलते हैं, ठीक है। चाप बटे त्रिज्या, मात्रक हो गया रेडियन। आया समझ में। अब समतलीय कोण के बाद अब हम बात करते हैं घन कोण की, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक गेंद है, यानी कि हमारे पास एक गोला है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, एक गोला है। ये गोला कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये हमारा गोला है,
तो गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, यानी गोले का पृष्ठ होता है। तो गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे बोलते हैं घन कोण। फिर से एक बार बोल रहा हूं, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। आइए देख लीजिए, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से निरूपित करते हैं। मान लो इस पृष्ठ का एक अवयव ले लेते हैं छोटा सा और उसको बोल देते हैं पृष्ठ अवयव। मान लो इस गोले के पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, यानी कि पृष्ठ अवयव एक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक पृष्ठ अवयव ले लिया। मान लो सेंटर कहां है इसका, मान लो सेंटर इसका ये है। ठीक है, तो इस पृष्ठ अवयव की बाउंड्री, यानी कि इस पृष्ठ अवयव की परिसीमा में स्थित बिंदुओं को यदि हम सेंटर से मिला दें, सेंटर से मिला दें माने केंद्र से मिला दें, ये हमने केंद्र से मिला दिया। इसी तरह से हमें प्रत्येक बिंदु को यदि केंद्र से मिला देते हैं तो यहां पर एक कोण अंतरित होता है जिसे बोलते हैं क्या, घन कोण बोलते हैं, जिसे बोलते हैं घन कोण। ठीक है, तो आइए यहां पर कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो ये है कि मान लो इस पृष्ठ अवयव का जो पृष्ठ अवयव है, इस पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल क्या है, डीए है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है आर। ठीक, तो डीए द्वारा इसके केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित होगा, घन कोण, जिसे बोलेंगे क्या, डी ओमेगा। क्या बोलेंगे, डी ओमेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप ये देखिए कि डीए जो पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल है किसके समानुपाती होता है, आर स्क्वायर समानुपाती होता है। अगर आर बढ़ता जाएगा तो पृष्ठ अवयव बढ़ता जाएगा, यदि आर छोटा होता जाएगा तो पृष्ठ अवयव कम हो जाएगा। तो डीए समानुपाती होता है किसके, आर स्क्वायर के। तो यदि हम इसका अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दें तो क्या लिख सकते हैं इसको, डीए इज इक्वल टू डी ओमेगा आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा को लिख सकते हैं हम डीए अपॉन आर स्क्वायर। तो पृष्ठ अवयव और त्रिज्या के वर्ग की जो निष्पत्ति आती है इसी को क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, घन कोण बोलेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, यहां पर लिख देते हैं, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, समतलीय कोण की भांति ही इसकी भी विमा क्या होती है, नहीं होती है। विमा लेस या विमाहीन राशि होता है घन कोण, लेकिन इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण, ये तो पृष्ठ अवयव द्वारा हो गया, पृष्ठ अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित हुआ डी ओमेगा। अब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण, अंतरित घन कोण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, एक तरह से इसका समाकलन कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा बराबर, अच्छा पूरा क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं यहां पे केवल यही लिख देता हूं, ए अपॉन आर स्क्वायर। तो अब बताइए ए का वैल्यू क्या रख दें, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। किसमें मापते हैं इसको, स्टेरेडियन में। ठीक है, तो किसी गोले द्वारा
किसी गोले द्वारा सेंटर पर, केंद्र पर सबसे मैक्सिमम जो कोण अंतरित होता है वो क्या होता है? 4 पाई होता है। ठीक है, यानी अधिकतम अंतरित कोण क्या होगा? 4 पाई होगा। ठीक है, तो हमने यहां से दो चीज देख ली, पृष्ठ अवयव द्वारा अंतरित कोण डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण कितना हो जाता है? 4 पाई हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसी के एक स्पेशल केस की। ठीक है, अब हमारे पास पृष्ठ अवयव कुछ इस प्रकार का है, जो पूरा का पूरा वृत्त पर नहीं है। तो इसके लिए कैसे करेंगे? इसके लिए करने के लिए इस पृष्ठ अवयव का प्रक्षेप हम वृत्त पर निकाल लेंगे और फिर सीधे से घनकोण निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, यह पृष्ठ अवयव है। ठीक है, तो इसका परिमाण है कितना? डीए। इस पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल कितना है? डीए। और इस क्षेत्रफल का दिशा किधर की ओर होगी? इस क्षेत्रफल के बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब की दिशा, ये हो जाएगी डीए वेक्टर। ठीक है, और इसके सेंटर से और इसके सेंटर को मिलाती हुई अगर हम एक रेखा खींचते तो ये हो जाएगी हमारी एन कैप। ठीक है, इस एन कैप और डीए के बीच में है एंगल थीटा। ओके, समझ में आया यहां तक? तो अब क्या करेंगे? इस पृष्ठ अवयव का प्रक्षेप ले लेंगे वृत्त पर। तो आइए ले लेते हैं। इस पृष्ठ अवयव का क्षेत्र प्रक्षेप ले लिया हमने वृत्त पर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने इसका प्रक्षेप ले लिया। इस पृष्ठ अवयव का प्रक्षेप हमने ले लिया वृत्त पर। ठीक है, तो ये डीए था, ये इसके और इसके, यानी ये पृष्ठ अवयव और प्रक्षेप वाला पृष्ठ अवयव के बीच का एंगल कितना है? थीटा। यहां से जो थीटा यहां पर होगा वही थीटा यहां पर होगा। तो ये डीए है, तो इसका क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप कितना होगा? डीए कॉस थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डीए कॉस थीटा। तो यहां लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा डीए कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, और इसकी रेडियस कितनी है? आर। इसकी रेडियस क्या है? जिस प्रक्षेप जहां पर बना है उस गोले की रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? बस अब जो हमें पता है, जैसे कि हमने पहले भी देख चुके हैं, क्या देख चुके थे कि जो क्या होता है, जो घन कोण होता है वो किसके बराबर होता है? पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। घन कोण किसके बराबर होता है? पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो बस यही कर देना है। यहां पर भी घन कोण बराबर क्या लिखेंगे? घन कोण बराबर पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल, पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, है ना? तो पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल क्या है? ये तो हमारा वृत्त पर नहीं था डीए, तो हमने इसका प्रक्षेप ले लिया। प्रक्षेप क्या था? डीए कॉस थीटा। ये हमारा वृत्त पर है। ठीक है, तो पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल जो वृत्त पर है क्या है? डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और घन कोण क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। जो यहां पर घन कोण बनेगा क्या है? डी ओमेगा। क्या बनेगा? डी ओमेगा बनेगा। ठीक है, तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, मान लो हमारे पास एक पृष्ठ है। ठीक है, ये हमारे पास एक पृष्ठ है। ये पृष्ठ कहां स्थित है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वैद्युत बल रेखाओं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम वैद्युत बल रेखाएं बना देते हैं। ये हैं वैद्युत बल रेखाएं जो इस पृष्ठ से होकर जा रही हैं। इस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है,
तो क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? पहली बात तो ये वैद्युत क्षेत्र है, पहली चीज ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। ये हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। यानी कि जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरेंगी वही क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। तो आइए इसको डिराइव कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लो हमने इस पृष्ठ का एक पृष्ठ अवयव ले लिया है। क्या ले लिया है? एक पृष्ठ अवयव ले लिया है, ठीक है। इस पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल क्या है? dA है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन दिशा किधर की ओर होगी पृष्ठ क्षेत्रफल की? ये इस पर खींचा गया अभिलंब, ये है इसका dA वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर हो जाएगी? E की डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगी? वो भी इधर की ओर हो जाएगी, लंबवत है, E वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको यहां से इतना देख लिया। अब क्या करना है? अब इसको थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स है। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? d फाई ई। क्या हो जाएगा? d फाई ई। वैद्युत फ्लक्स d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है। ये कैसा गुणन है? स्केलर गुणन है, यानी कि अदिश गुणन है। E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ से क्या होगा? ये तो आपको याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव का जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि अदिश गुणन है वही क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास, अब लिखो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये क्षेत्रफल अवयव dA से है। अब लिखो संपूर्ण पृष्ठ से। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं, इसका समाकलन कर देंगे तो क्या होगा? इसका समाकलन जब करेंगे तो इंटीग्रल d फाई ई बराबर इंटीग्रल यानी समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं फाई ई, भाई समाकलन करेंगे d फाई ई का तो क्या आ जाएगा? फाई ई, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा वैद्युत फ्लक्स का क्या आ गया? फार्मूला आ गया। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट कर सकते हैं। E डॉट dA इसका सूत्र होता है, ठीक है। और ये एक अदिश राशि है। अच्छा, इसके बाद ये कंडीशन है एक, यदि
वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल से थीटा कोण पर जा रही हो, लंबवत ना जा रही हो, तो क्या होगा? आइए देख लेते हैं उसको भी। ये हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ से कैसे जा रही हैं? थीटा कोण पर जा रही हैं, यानी कि लंबवत नहीं जा रही हैं। तो कुछ इस प्रकार से जाएंगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होकर जा रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं कुछ थीटा कोण पर जा रही है इस बार, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं जो क्षेत्रफल सदिश है, हमारा एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं पहले, इसका क्षेत्रफल है dA, ठीक है। इस पृष्ठ अवयव का जो क्षेत्रफल है dA है, इसकी दिशा किधर की ओर होगी? लंबवत, बाहर की ओर, dA वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो हमारी वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन है वो किधर की ओर है? थीटा एंगल पर है, E कैसी है? थीटा एंगल पर। तब क्या होगा? तब देखो यहां तक तो यही होगा, यहां तक तो यही होगा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यदि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच थीटा कोण हो तो क्या हो जाएगा? इसका डॉट प्रोडक्ट खोल देंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, आइए। तो क्या हो जाएगा? यहां तक हमने वो पहले वाला लिखे देता हूं मैं, पाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हमें मिला था। अगर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट जब खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ई डी ए कॉस थीटा। और इसको और आगे चलें तो क्या लिख सकते हैं? ई तो कांस्टेंट है, ठीक है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, और इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रल डी ए, ठीक है। जब इस पृष्ठ अवयव का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? इस पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यह ये हो जाएगा ई कॉस थीटा ए, इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। यहां पर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए इंटीग्रल डी ए, यानी समाकलन डी ए बराबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। तो ई ए कॉस थीटा, तो फाई ए बराबर क्या हो गया? ई ए कॉस थीटा। और इसको एक स्टेप आगे ले चलें तो क्या लिख सकते हैं? फाई ई बराबर हो जाएगा, इसको डॉट प्रोडक्ट में फिर लिख सकते हैं ई डॉट ए वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं भाई। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को तो ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तो फाई इसको क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस तरीके से हमने वैद्युत फ्लक्स का डेरिवेशन देख लिया है। तो हमें क्या क्या याद रखना है? फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई ई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स जैसे कि अदिश राशि है, ठीक है, लेकिन इसका क्या होती है? इसका मात्रक भी है और इसकी विमा भी है। तो अब बात करते हैं इसके मात्रक और विमा की। वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करते हैं पहले। मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, देखो मैं यहां पे एक बार सूत्र से बता देता हूं, ठीक है। तो हमारा फाई ई बराबर क्या आया था? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आया था ना। तो इसका मात्रक क्या हो सकता है?
ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और ये इंटू मीटर स्क्वायर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये लिख सकते हैं। एक मात्रक और होता है, इसका मात्रक एक ये होता है, फाई ई को लिख सकते हैं, ई को क्या लिख सकते हैं? v अपॉन डी। ई को क्या लिख सकते हैं? यहां से देख लो, क्योंकि ई बराबर होता है v अपॉन डी। ठीक है, तो इस बात न्यूटन पर कूलाम ना लिखकर ई का मात्रक क्या लिखेंगे? वोल्ट पर मीटर। v क्या है? वोल्ट पर मीटर। ई का मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक मीटर से एक मीटर की घात कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स के दो मात्रक हमने निकाले, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम और वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके विमा की। इसके विमा की बात करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी विमा? इसकी पहले न्यूटन, पहले क्या है? न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, यहीं से लेके चलते हैं। तो न्यूटन की तो बल का मात्रक है, तो बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है mL_t-2। ठीक है, ये लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई की विमा क्या होती है? L। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम, कूलाम क्या होता है? कूलाम आवेश का मात्रक है, तो आवेश बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो I होता है धारा जिसका बीमा होती है A, I इंटू टी होता है समय जिसकी बीमा होती है T। तो ये हो गया कूलाम का। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? m, L यहां पर है और L की पावर 2 यहां पर है, तो mL³ t-2 यहां पर है, t यहां पर जब ऊपर जाएगा तो एक माइनस की एक घात और हो जाएगी, तो t-3। और क्या बचा है? a बचा, तो a जब ऊपर जाएगा तो a-1। ये हो जाएगी वैद्युत फ्लक्स की विमा। ठीक है, अब एक चीज रह गई है, वो है दो केस हैं हमारे पास। कैसे कैसे केस हैं? कि यहां पर हमारे पास दो केस हैं। केस 1, यदि थीटा इजकल टू क्या है? 90 डिग्री है। थीटा इजकल टू कितना है? पहले 0 डिग्री की बात करते हैं। थीटा इजकल टू 0 डिग्री है। ठीक है, पहला केस क्या है? थीटा इजकल टू 0 डिग्री, यानी कि ऐसी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? ऐसी कंडीशन है, यानी कि ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अभिलंबवत गुजर रही हैं। कैसे गुजर रही हैं? अभिलंबवत गुजर रही हैं, अभिलंबवत गुजर रही हैं। ठीक है, तो इस दशा में क्या होगा? यानी थीटा इक्वल टू 0, इस दशा में क्या होगा? जो हमारा फाई ई होगा, फाई ई क्या होगा? इस दशा में जो हमारा फाई ई हो जाएगा, ये वाला फाई क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। थीटा की जगह 0, तो कॉस 0 का मान 1, तो ई ए हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस दशा में क्या होगा? हमारा मैक्सिमम होगा। फाई क्या होगा? मैक्सिमम। इसका जो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कैसे? जब भी हमारा वैद्युत बल रेखाएं किसी सरफेस से लंबवत गुजरेंगी, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ई ए होगा। केस 2 क्या कहता है? केस 2 है हमारा, जो केस 2 है हमारा, उसमें ये है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कहने का जो वैद्युत बल यहां पर बता दे रहा हूं, अच्छा यहां पर बता देता हूं, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारा
सरफेस है वो वैद्युत बल रेखाओं की क्या है, समांतर है। मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं, कोई भी वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से होकर यानी इस पृष्ठ को क्रॉस कर कर नहीं जा रही है। ठीक है, यानी कि ये जो पृष्ठ है इसका डीए वेक्टर इधर की ओर हो जाएगा लंब अभिलंबवत, और ई वेक्टर हो गया इधर की ओर, तो दोनों के बीच कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ऐसी दशा में जब पृष्ठ जो है वैद्युत बल रेखाओं के क्या हो, समांतर हो, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इस दशा में फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0, तो ये हो जाएगा 0। इस दशा में वैद्युत बल क्या, इस दशा में वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए नमस्कार।